हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से लेकर 1750 एडी तक, जो है सेकेंड सेमेस्टर बीए फर्स्ट ईयर का है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो है मुगल साम्राज्य के गठन के बारे में पढ़ेंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में जो है आपको पता है कि सबसे पहला शुरुआत जो था बाबर ने किया था। उसके विजय के बाद जो है सारे जो है इसके जनरेशन आगे बढ़ते चले गए। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और साथ में अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको कई फायदे होंगे। क्योंकि अगर कोई आपके घर में 8th क्लास में है, 9th क्लास में, 10th क्लास में है, 12th में है, CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी फायदा रहेगा। प्लस जो है NIOS बोर्ड में जो 10वीं और 12वीं करना चाहते हैं, जो आसपास आपके दोस्त हैं, कोई भी है, उनको भी इस चैनल को शेयर कर सकते हो और उनसे जो है दुआएं ले सकते हो। साथ में जो है BA जो है फाइनल ईयर के जो है, या BA जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सेमेस्टरों को जो है तिरपान स्टडी सेंटर कवर करता है। तो हर क्षेत्र में जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए तिरपान स्टडी सेंटर को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, सोचिए मत, तुरंत कीजिए। आपके मोबाइल में जो रेड बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा रेड, उसको दबा दीजिए। जुड़ने से ये होगा कि आप मेरे कई लाभों का फ़ायदा उठा सकती हो। अगर नहीं जुड़िएगा तो आप शायद मेरे द्वारा डाले गए वीडियो का जो है आप फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सिर्फ कार्य कीजिए। कार्य करने वाले कभी सोचते नहीं हैं। चलिए, ये बात तो आपके लिए था। अब जो है हम मुगल साम्राज्य का गठन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा भी है कि बाबर जो है इसका आरंभिक जो है जीवन और बाबर की वजह से ही जो है मुगल साम्राज्य जो है अपने उत्कृष्ट पे पहुंचा। कहते हैं मनुष्य का आरंभिक जीवन उसके भविष्य की आधारशिला होती है। आरंभिक कठिनाई तथा सफलता मनुष्य के वीर, साहसी और निर्भीक बनाती है। ऐसा मनुष्य की बड़ा होकर बड़ी त्रुटियों को त्यागता है और दूसरे के गुणों का ग्रहण भी करता है। यही सही सफलता का सबसे बड़ा मार्ग सिद्ध होती है। बाबर का जीवन भी इसी सत्य को दर्शाता है। वह अभी 11 वर्ष का ही था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके शासन की भागदौड़ संभालनी पड़ी और उसके सैनिक अभियान को सुलझाना भी पड़ा। उसके भाग्य में सफलता कम, असफलता अधिक थी। आराम कम, कठिनाइयाँ अधिक थी। शांति नाम मात्र, परंतु संघर्ष अधिक था। न जाने बाबर किस इस्पात का बना हुआ था। जीवन की लहरें उसे डुबोई जा रही थी, परंतु बाबर कभी आशा का दामन कभी छोड़ता ही नहीं था। आखिर उसे अपनी जन्मभूमि के नमस्कार कहना पड़ा। वह काबुल पहुंचा और वहां का शासक बन गया। शीघ्र ही भाग्य ने उसके लिए भारत के द्वार खोल दिए। यहाँ उसने अपने वही ढंग अपनाए जिनके कारण वह अपने शत्रु को पराजित किया हुआ था। उसकी सफलता जो कि मुख्य मार्ग थे, वो था उनके बाबर के आरंभिक जीवन से स्टार्ट होता है। अब बाबर का जीवन जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? कहते हैं उनके जन्म तथा माता पिता। बाबर के जन्म जो था 14 फरवरी जो था 1483 ईस्वी को फरगान की राजधानी अंदाज़ान में हुआ था। उसका पिता जो था उमर शेख मिर्ज़ा फरगान का शासक था। उसको शेख मिर्ज़ा तोमर का वंशज था, यानी तोमर वंश का वो शासक था, यानी उसके कह सकते हो कि उसका वंशज जो था तैमूर था। उसकी माँ जो थी कुतल्युग निगाह खनन चंगेज़ खां की वंशज थी। इस प्रकार बाबर की रंगों में एशिया के 2 महान विजेता तैमूर और चंगेज़ खां का रक्त विद्वान था। यानी कह सकते हो कि इसके जो माँ थी वो चंगेज़ खां से जो है संबंध रखती थी और उसका पिता जो था तैमूर वंश से संबंध रखता था। यानी दोनों वंशज का खून जो था अकबर में बरी हुई थी। बाबर का बचपन नाम जहाउद्दीन मोहम्मद था, परंतु बाबर के तुर्की मित्र बेग तथा मिर्जों को उसके इस नाम का उच्चारण करना कठिन लगा। अंततः उसने बाबर कहना आरंभ कर दिया। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बब्बर, शेर अथवा वीर होता है। सबसे पहले तो जो है बाबर का शिक्षा आता है। बाबर की शिक्षा के बारे में हमें अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है, परंतु उसकी आत्मकथाओं से पता लगता है कि वो 2 व्यक्तियों ने उसके जीवन का निखारने का प्रयास किया था। वह थे उसके शिक्षक शेख मजीद तथा नानी एमान दौलत बेगम। बाबर ने शेख मजीद से फारसी, अरबी और तुर्की भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। साथ ही उसने कविताएं, रचनाएं की शिक्षाएं भी प्राप्त किया। बाबर ने अपनी दादी शाह सुल्ताना बेगम से शासन प्रणाली के बारे में बहुत कुछ सीखा था।
बचपन से ही बाबर की मानसिक शक्ति का भरपूर विकास हुआ, जिसके कारण उसे आने वाली गंभीर परिस्थितियों का पहले से ही आभास हो जाता था। उसमें जो है मनुष्य की परखने की भी शक्ति बढ़ गई थी, यानी लोगों को जल्दी ही भाप जाता था। जो है सिंहासन समारोह यानी सक्सेशन ऑफ द थ्रोन, कहते हैं 8 जून जो है 1494 ईस्वी में 1494 ईस्वी में बाबर के पिता का अकवान देहांत हो जा गया और इस प्रकार 11 वर्ष की अल्प आयु में ही बाबर फरगान का शासक बन गया। परंतु जो सिंहासन बाबर को प्राप्त हुआ वह फूलों की सेज नहीं थी, वह चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था। उसके सगे संबंधी उसे राज्य छीनने का प्रयास कर रहे थे। बाबर अपनी इस आरंभिक कठिनाइयों का दूर करने में सफलता हुआ और उसके पश्चात उसने प्रदेश जीतने का कार्य आरंभ कर दिया। सबसे पहले उसके आता है आरंभिक विजय, जब उसने स्टार्ट किया था। शकरकंद की प्रथम विजय जो 1497 ईस्वी में शकरकंद की एशिया सुंदरतम तथा प्रसिद्ध नगर था। यह नगर कभी बाबर के पूर्वज तैमूर के राज्य की राजधानी हुआ करता था। अंत बाबर इस नगर को अपनी अधीन करना चाहता था। यहाँ का शासक बाबर का चाचा अहमद मिर्जा था। उसकी मृत्यु के पश्चात जो है 1497 ईस्वी में जो है अमरकंद को विजय करने के उद्देश्य से बाबर ने उस पर आक्रमण कर दिया। अहमद मिर्जा के पुत्र ने डटकर उसका सामना किया, परंतु 7 मास के घेरे के पश्चात नवंबर जो है 1497 ईस्वी में 1497 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर विजय प्राप्त कर ली और बड़े गौरव तथा स्वाभिमान के साथ शकरकंद के सिंहासन में बैठा। इस प्रकार उसकी हार्दिक अभिलाषा पूर्ण हुई। वह बड़ी शान के साथ तैमूर के शासन पर विराजमान हुआ और तब सिकंदर के 2 सिंहों वाले सिंहासन पर आसीन हुआ। ऐसे नेपुल के अनुसार पूरे 100 दिन तक बाबर ने इस सुंदर नगर में रंगलियां मनाई, परंतु उसके पश्चात यह नगर उसके हाथ से निकल गया। इसका कारण था कि बाबर सख्त बीमार पड़ गया था। फरगाना में समाचार पहुंचा कि बाबर की मृत्यु हो गई। इस पर बाबर के कुछ सरदारों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने इसके सौतेले भाई जहांगीरी मिर्जा को फरगान के सिंहासन पर बैठा दिया। स्वस्थ होने पर बाबर फरगान की ओर चल दिया। जो ही बाबर शकरकंद के चला, सुल्तान अली ने शकरकंद के अधिकार कर लिया। इस प्रकार फरगान और शकरकंद दोनों ही उसके हाथों से निकल गए। तो ये जो था उसके दोनों हाथों से निकलना उसके लिए दुर्भाग्य की बात थी। फरिश्ता के अनुसार भाग्य का मारा हुआ वो शतरंज के बादशाह के समान स्थान पर ठोकरे खाता रहा। इतना होने पर भी बाबर ने साहस न छोड़ा। वो स्वयं कहा करता था, 1 या 2 बार की पराजय मुझे हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। क्या हुआ यदि रणभूमि में पराजय हो गई? अभी सर्वनाश हो तो नहीं हुआ। अजय इच्छा तथा उत्तेज कभी पराजित नहीं होता है। यानी उसका विचार सत्य भी था, क्योंकि जो पराजय के हाथ धरे धरे बैठ जाते हैं वो कामयाब कहाँ हो पाएंगे। उसके बाद था शकरकंद पर दूसरी विजय, यानी 1501 ईस्वी में दोबारा बैठा नहीं, दोबारा से सेकेंड कॉन्स्टेंट ऑफ द जो है स्मॉर कांड, यानी 1501 ईस्वी में बाबर ने एक बार फिर समरकंद पर आक्रमण कर दिया। वह शकरकंद जीतने में सफल हुआ, परंतु 8 मास के पश्चात यानी 1502 ईस्वी में वह सेवानी खां से सरवलपुर के युद्ध में पराजित हुआ और एक बार फिर शकरकंद बाबर के हाथ से निकल गया। बाबर की हार के कारण अजबेग सरदार द्वारा तुगलीगामा युद्ध विधि का प्रयोग करना था। कहते हैं कि बाबर ने उस बेग सरदार से अपनी बहन के विवाह का वचन देकर अपनी जान बचाई थी, यानी अपनी बहन का उसने विवाह करके अपना जान जो है बचाया था। उसके बाद था काबुल पर विजय, जो 1504 ईस्वी में लड़ी गई थी। शकरकंद की दूसरी बार खो बैठने पर बाबर ने 3 वर्ष वनों व्यतीत किया। यह वनों में वो दर दर भटकता रहा, परंतु उसने इस प्रकार जंगलों में भटकना व्यर्थ समझा। काबुल में हुई विद्रोह ने उसे अवसर प्रदान कर दिया। वहाँ उसके चाचा जो है उलुग बेग का देहांत हो चुका था तथा उसके बेटे अब्दुल रजक को विद्रोहियों ने गद्दी से उतार दिया था। बाबर ने 1540 में काबुल जाकर बिना किसी कठिनाई के वहां पर अधिकार कर लिया। यह विजय बाबर के लिए वरदान भी सिद्ध हुआ और 1540 में बाबर ने बादशाह सम्राट की उपाधि धारण की। इस वर्ष बाबर ने कंधार तथा हिरात को भी अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद था मकरकंद की तीसरी विजय, जो 1510 ईस्वी में लड़ी गई थी। कहते हैं मकरकंद की जो विजय है उसको बार बार उसके हाथों से जा रही थी और बार बार उसको वो पकड़ रहा था। कहते हैं 1510 ईस्वी में बाबर ने ईरान के शाह इस्माइल अफूल का सहयोग पाकर एक बार फिर अपने सपने के नगर समरकंद पर आक्रमण कर दिया। समरकंद के उज़्बेक सरदार को पराजय कर मुंह देखना पड़ा और वह
मर्व के स्थान पर मारा गया। बाबर तीसरी बार जो है समरकंद के स्वामी बना, परंतु इस बार भी उसके भाग्य में विजय का आनंद भोगना नहीं लिखा था। जो शैबानी खां के भतीजे उवैल खां ने अपनी सेनाओं के फिर से संगठित किया और बाबर को इस नगर से मार भगाया। इसके पश्चात बाबर ने फिर कभी इस नगर पर अधिकार करने का प्रयत्न न किया। उसकी मध्य एशिया पर आक्रमण करने की सभी आशाएं मिट्टी में मिल गई और 1513 ईस्वी में वह काबुल लौट गया। आगामी कुछ वर्ष उसने अफगानिस्तान में अपना राज्य सिद्ध करने में व्यतीत किए। इसके पश्चात उसने भारत के प्रदेशों को जीतना आरंभ किया। बाबर के आरंभिक जीवन काल का महत्व। देखिए, बाबर का आरंभिक जीवन इसके भविष्य के जीवन के तैयार था। आराम से ही उसने कठिनाई और संघर्ष का सामना किया। कभी राजमहल के गद्दी पर बैठता था, कभी जंगलों के सेज पे सोता था। वो कभी टिक कर नहीं बैठता था। वो कभी सिंहासन पर पाता था तो कभी खो देता था। खुशी तो उसके जीवन में ऐसी थी जैसे बादल में कभी बिजली चमकती है। विपत्ति ने उसे वीर सैनिक तथा साहसी सेनानायक बना दिया। अंततः इस वीर सैनिक के लिए भारत की विजय करना कठिन न था। तो इस बात को साफ जाहिर होता है उसमें तुगलमान प्रणाली की शिक्षा, क्योंकि उसका शिक्षा भी उसको बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाबर का प्रारंभिक जीवन युद्धों से परिपूर्ण था। वो लगभग 25 वर्ष तक मध्य एशिया और सर्वस्व जाति मंगोल, तुर्की, अजबेगों, ईरानियों तथा अफगानों के विरुद्ध युद्ध करने में व्यस्त रहा। इस समय उसने अपनी क्षीण बुद्धिमत्ता के कारण अपने विरोधियों को युद्ध चालों और तथा नवीन युद्ध प्रणाली को बड़ी गहनता से देखा, परखा और अपना लिया। आगे चलकर उसने इसी युद्ध प्रणाली का प्रयोग भारतीय राजाओं के विरुद्ध युद्ध में किया, सफलता भी प्राप्त की। उदाहरण के लिए उसने अजबेग के तुलगमावा युद्ध प्रणाली सीखी। किसी एक दिशा में धकेल दिया जाता था और फिर अचानक ही उसे आगे और पीछे दोनों ओर घेर लिया जाता था। तो ये जो था ये एक तरह तुलगामा युद्ध प्रणाली थी जिसको सीखा गया था और इस प्रणाली का प्रयोग उसने सेवन खां अजय के रायपुर के युद्ध में किया भी था। बाबर ने इसी युद्ध प्रणाली द्वारा अनेक भारतीय राजाओं को पराजित किया। भारत में लड़ी गई पानीपत की लड़ाई तथा कैनावा के युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण तुलगामी युद्ध विधि भी थी। तो फिर तुलगामी विधि आप समझ ही गए होंगे कि इसमें किसी एक दिशा में धकेल दिया जाता था और फिर अचानक ही उसे आगे और पीछे दोनों ओर घेर लिया जाता था। तो ये जो विधि थी बहुत ही उसके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। उसके बाद था छिपकर प्रहार करने की शिक्षा। ठीक है, ये भी उसके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध हुआ। बाबर ने मंगोल तथा अफगानों में शत्रु पर छिपकर प्रहार करने की चाल सीखी। इसके अनुसार शत्रु को धोखे से किसी भयानक परंतु पहले से ही निश्चित स्थान पर लाया जाता था और इसके बाद उसे अचानक सभी ओर से घेर लिया जाता था और इस प्रकार घेरे गए सैनिकों के लिए मृत्यु या आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं रहता था। इसमें जो होता था रक्तपात भी नहीं होती थी और जो जिसको पराजित करना चाहता था वो उसके अधीन हो जाते थे। उसके बाद उसने तोपखाने का भी प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। बाबर की भारत विजय में उसके तोपखाने का हाथ था। इसका प्रयोग करना भी उसने आरंभिक युद्धों में सीखा था। ईरानी तथा तुर्की के विरुद्ध लड़ते हुए उसने तोपखाने के महत्व को भली भांति जान लिया था। अंततः उसने भी अपने भारतीय अभियानों में तोपखानों का प्रयोग करने का निश्चय किया था। उसने अपने समय के प्रसिद्ध तोपचियों जिनमें उस्ताद अली तथा जो है मुस्तफ के नाम विशेष उल्लेखनीय है कि सेवाएं प्राप्त किया और 147 तोपखाने की व्यवस्था भी की। इसके अतिरिक्त उसने अपनी सेना में अनेक जो है बंदूक काची भी भर्ती किए। परिणाम स्वरूप भारत में उसकी विजय निश्चित हो गई। उसके बाद था वीर सैनिक तथा कुशल सेनानायक के गुणों की प्राप्ति। बाबर एक वीर योद्धा और कुशल सेनानायक था। उसमें वे सभी गुण विद्वान थे जो उसके कुशल और सेनानायक में होने चाहिए। सहनशीलता, संतोष और वीरता और आत्मविश्वास, ये सभी गुण बाबर में विद्वान थे। इन्हीं गुणों के बल पर वह अपने भारत विजय कार्य को काफ़ी सीमा तक पूरा कर सकता था। ये सभी गुण बाबर में आरंभिक जीवन की कठिनाइयों एवं विपत्तियों ने ही भर दिए थे। कहते हैं विपत्ति भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। ऐसा ही बाबर के साथ हुआ। सच तो यह है कि बाबर की भारत विजय का प्रशिक्षण स्थल उसका आरंभिक जीवन ही था। उसकी आरंभिक असफलताओं ने उसे धैर्यवान तथा वीर बना दिया था। उसने मंगोल तथा अफगानों के छिपकर वार करने की विधि सीखी। अजबेगों से उसने तुलगुलमा युद्ध विधि का ज्ञान भी प्राप्त किया। तुर्क और ईरान में उसे तोपखाने का प्रयोग सिखाया। ये सभी शास्त्र बाबर के लिए वरदान सिद्ध हुआ और इन्हीं के सहारे उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना भी करने में सक्षम हुआ। कहते हैं कि बाबर के भारत पर आरंभिक अभियान, कहते पानीपत के युद्ध के पूर्व बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया।
प्रथम अभियान जो था 1519 ईस्वी में किया था। भारत पर बाबर का प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में हुआ था। उसने इस आक्रमण के पश्चात बजोर पर अधिकार कर लिया था। इस विजय प्राप्ति में उसके तोपखानों का विशेष हाथ था। बजोर पर अधिकार करने के पश्चात वो भोरा की ओर बढ़ा। भोरा झेलम नदी के किनारे पर स्थित था। बिना किसी कठिनाई के बाबर ने बेरा पर भी अधिकार कर लिया और इस विजय के पश्चात बाबर ने मुल्ला मुर्शीद नाम के एक व्यक्ति को सुल्तान इब्राहिम लोदी के दरबार में भेजा। सुल्तान इस बात की मांग की गई कि वह तैमूर द्वारा जीता गया उत्तर पश्चिमी समस्त प्रदेश बाबर को हवाले कर दे। बाबर को इब्राहिम लोदी से कुछ प्राप्त न हुआ। आखिर उसने भोरा का प्रबंधन अपने एक सैनिक अधिकारी हिंदू वेग को सौंप दिया और स्वयं काबुल लौट गया। कुछ समय पश्चात भोरा निवासियों ने विद्रोह कर दिया और उन्हें हिंदू वेग को वहां से मार भगाया। दूसरा अभियान जो था उसका भारत पर बाबर का द्वितीय अभियान भी जो है 1519 ईस्वी में हुआ। इस बार पेशावर उसके कूच की सीमा था। वह इस नगर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आधारशिला बनाया जाता था। उसका यह अभियान असफल रहा क्योंकि जो है बंद खाओं में गड़बड़ हो जाने के कारण उसे शीघ्र ही काबुल लौटना पड़ा। उसके बाद था तीसरा अभियान जो 1520 ईस्वी में किया था। बाबर का द्वितीय अभियान जो था 1520 ईस्वी में हुआ। उसने सबसे पहले भेवरा तथा पुण्य अधिकार किया और फिर सिलाकोट की ओर बढ़ा। सिलाकोट पर शीघ्र ही उसका अधिकार हो गया, परंतु उसे सैदपुर में विरोध का सामना करना पड़ा। पंजाबियों ने उसका डटकर मुकाबला किया। बाबर वाणी में गुरु नानक देव जी ने बाबर द्वारा सैदपुर इलाहाबाद के निवासियों पर किए गए अत्याचार का वर्णन बड़े विस्तार से भी किया है। सैदपुर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर लाहौर की ओर बढ़ना चाहता था, परंतु तभी उसे कंधार में अराजकता का संदेश मिला और वह स्वदेश वापस लौट गया और 1522 ईस्वी तक समय उसके कंधार में अपने शासन का दिन बनाने में व्यतीत किया। उसके बाद था चौथा अभियान, ठीक है, यानी जो 1524 ईस्वी में कंधार को पूर्ण रूप से अपने अधिकार में कराने के पश्चात बाबर ने भारत विजय की ओर फिर ध्यान दिया। इसी समय उसे पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी का भी जो है निमंत्रण मिला। दौलत खान लोधी स्वयं पंजाब का शासक बनने का सपना देख रहा था और बदले में बाबर की प्रभुता स्वीकार करने को तैयार था। बाबर ने तुरंत यह निमंत्रण स्वीकार किया और 1524 ईस्वी में एक बार भारी सेना लेकर लाहौर की ओर चल दिया। उस समय इब्राहिम लोधी ने भी दौलत खान लोधी के विरुद्ध सेना भेज रखी थी। अभी बाबर की सेना कुछ ही दूर पर ही पहुंची थी कि इब्राहिम लोधी की सेना दौलत खान लोधी को पराजित करने में सफल हो गया और उसे निवासित कर दिया। बाबर ने शीघ्र ही दिल्ली की ओर सेना को दौलत खान लोधी का बदला ले लिया। लाहौर के बाजार लूट लिए गए और उन्हें आग लगा दी गई। 4 दिन विश्राम करने के पश्चात बाबर दिलापुर पहुंचा। दौलत खां भी वहां आ पहुंचा, परंतु दिलापुर में दौलत खां व बाबर के बीच मतभेद पैदा हो गया। दौलत खां को आशा थी कि विजय होकर बाबर उसे पंजाब के सूबेदार नियुक्त करेगा, परंतु बाबर ने उसे केवल जो है जलंधर और सुल्तानपुर के प्रदेश सौंपे। बाकी के सभी प्रदेश आलम खां को सौंप दिया। दौलत खां इस ईर्ष्या की आग में जलने लगा। वह पहाड़ी में भाग गया ताकि तैयारी करके बाबर को बदला ले सके। इस प्रकार स्थिति में अचानक परिवर्तन होने से बाबर ने दिल्ली की ओर बढ़ने का विचार त्याग दिया। उसने सोच लिया कि पंजाब पर पुण्य अधिकार करना अति आवश्यक है। उसने अपने कुछ विश्वसनीय अधिकारियों को प्रांत की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। दिलीपुर और आलम खां को सौंप दिया गया और स्वयं अधिकार तैयार के लिए काबुल लौट गया। सच तो यह है कि बाबर का जो है आरंभिक भारतीय अभियान केवल सैनिक झड़पें ही थी। उसे किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना न करना पड़ा। इतना होने पर भी इस अभियान का उसे बहुत ही लाभ हुआ। उसका साहस बढ़ा और वह 5वीं बार पूरी तैयारी के साथ भारत की ओर बढ़ा और इस अभियान में उसे भारत विजय का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबर द्वारा भारत विजय भाग्य का चमत्कार था। वह अपनी मातृभूमि मध्य एशिया में पूर्णतः असफल रहा। उसे यह विश्वास हो गया कि वह आजीवन अपने पैतृक प्रदेश को वापस नहीं ले सकेगा। अंततः उसने अपनी विजय का लालसा की पूर्ति के लिए अन्य देश क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया। इस देश की अपार संपदा और शोचनीय परंतु अनुकूल परिस्थिति ने उसे भारत की ओर आकर्षित किया। परिणाम स्वरूप 1519 ईस्वी से लेकर 1524 ईस्वी के बीच उसने इस देश पर 4 आक्रमण किए, परंतु वह लाहौर से आगे न बढ़ सका। 1525 ईस्वी के अंतिम बार काबुल से भारत विजय करने के लिए वह निकला। भाग्य ने उसका साथ दिया। पानीपत में विजय जो 1526 के पश्चात उसे कई भारतीय शक्ति पर विजय प्राप्त किया। इसमें जो था उसका जो मेन था पानीपत के जो है प्रथम अभियान, यानी बाबर के प्रथम 4 अभियान थे। भारत में जो है
पहली बार 1519 ईस्वी में चढ़ाई की थी। इस अभियान में उसे मजोर और भेरा अधिकार किया। दूसरे अभियान जो था 1519 ईस्वी में केवल पेशावर तक ही रह सका। उसने तीसरे अभियान में 1520 ईस्वी में बाबर ने सबसे पहले भोरा के लोगों को बदल दिया, क्योंकि भोरा के लोग ने बाबर के सैनिक अधिकारी हिंदू वेग को मार भगाया था और वे स्वतंत्र हो गए थे। भोरा पर अधिकार करने के पश्चात बाबर आगे बढ़ा और उसने सिलाकोट और सदपुर पर अधिकार कर लिया। तब पश्चात उसने काबुल में अपनी स्थिति को दृढ़ किया। इसी बीच आलम खां तथा दौलत खां ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। यह बाबर के लिए स्वर्ण अवसर था। अंततः उसने 1524 ईस्वी में वो फिर भारत विजय के लिए निकल पड़ा। वो भोरा होता हुआ लाहौर पहुंचा। उसने दिल्ली के उस सेना को पराजित किया जिसने दौलत खां लोधी को हराया था। तब पश्चात बाबर दिलापुर पहुंचा, जहां प्रदेश को बंटवारे के प्रश्न पर बाबर तथा दौलत खां लोधी में मतभेद पैदा हो गया। बाबर ने दिलीपुर आलम खां को सौंप दिया और स्वयं सैनिक तैयारी के लिए काबुल लौट गया। उसके बाद जो था पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की दिल्ली के उत्तर में जो है 89 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली विजय करने के वाला को पानीपत से ही होकर जाना पड़ता था, इसलिए यह नगर दिल्ली द्वार के नाम से भी प्रसिद्ध था। मध्यकालीन भारत में इस नगर का बड़ा ऐतिहासिक महत्व रहा। इन दिनों यहाँ ऐसी 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई जिन्होंने भारत के इतिहास को नया मोड़ प्रदान किया। इस लड़ाई में से पहली लड़ाई जो थी 1526 इसमें बाबर तथा इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ। इतिहास में यह पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। इस लड़ाई की तुलना भी बिजली की चमक से भी की जा सकती है। जिस प्रकार प्रकाश में बिजली चमक पैदा करती है, उसी प्रकार एक अदृश्य हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यह लड़ाई कुछ घंटों में ही समाप्त हो गई, परंतु इस लड़ाई के परिणाम बड़े निर्णायक निकले। लड़ाई के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और बाबर दिल्ली का शासक बना। अब जो थी पानीपत की प्रथम युद्ध के क्या कारण थे? आखिर पानीपत के प्रथम युद्ध क्यों लड़ी गई? इब्राहिम लोधी को जो उन्होंने प्रांत नहीं दिया था, ये भी इसमें से कारण था, जो भी हम कुछ देर पहले चर्चा, क्योंकि 4 अभियान थे, उसमें से इस अभियान के लिए भी लोधी ने पहले जो है इब्राहिम लोधी ने बाबर को निमंत्रण दिया था। लेकिन बाद में वो सोच रहा था कि भाई उसको वहाँ का जो है सूबेदार बना दिया जाएगा, लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। तो ये भी सबसे बड़ा कारण बनता है और वो जो है जंगलों में भाग गया और वहाँ पर जो है सैनिक इकट्ठा करने लग गया। तो बाबर ने भारत पर 5वां आक्रमण जो है 1525 ईस्वी में किया था और इस आक्रमण की मुख्य घटनाएं पानीपत का युद्ध था। बाबर अपने चौथे आक्रमण के पश्चात काबुल लौट गया था। जाते हुए वह दिलापुर का विजय प्रदेश आलम खां को सौंप गया था। बाबर जाते ही दौलत खां ने फिर अपनी राजनीतिक गतिविधियां आरंभ कर दी। उसने आलम खां को दिलापुर से निकाल दिया और तुर्की सरदारों के लाहौर में डेरा डालने के लिए बाध्य किया। कुछ समय के बाबर जो है उज़्बेगा से उलझ रहा और आखिर नवंबर जो है 1525 ईस्वी में भारत की ओर चल दिया। बदशाह में उसकी बड़ा पुत्र हुमायूं और गजनी से ख्वाजा कलन सेना लेकर उसके साथ आ मिले। परिणाम स्वरूप बाबर की सेना में लगभग 12,000 सैनिक हो गए थे। इतने अधिक सैनिक लेकर बाबर पहले कभी भारत नहीं आया था। वह निविद्रोह सिलाकोट तक बढ़ गया। यहाँ आकर उसने पता चला कि दौलत खां लोधी 40,000 सैनिकों सहित उसे युद्ध करने के लिए तैयार है। दौलत खां लोधी ने अपने गले में 2 तलवार लटकाई हुई थी। इस बात की प्रतीक थी कि वह या तो युद्ध में विजय प्राप्त करेगा या फिर अपने प्राण त्याग देगा। बाबर ने तुरंत दौलत खां लोधी पर आक्रमण कर दिया और उसे पराजित किया। बाबर जब रवि के किनारे पहुंचा तो दौलत खां का शिविर खाली था। उसने तुरंत भगोड़ों को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजी। दौलत खां को पकड़ लिया गया और उसे अपनी 2 लटकाई हुई तलवार सहित आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया। बाबर ने दौलत खां को क्षमा कर दिया, परंतु जब वह अपनी जागीर में जा रहा था तो मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। अपने इस शत्रु निपटने के पश्चात बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा। बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा तुर्क ए बाबरी में लिखा है कि मैंने अपना पांव दृढ़ता की रकाब में रखा, हाथ में ईश्वरी विश्वास की लगाम थामी और सुल्तान इब्राहिम को विरुद्ध चढ़ाई कर दी। उसे सुल्तान के विरुद्ध जिसकी रण क्षेत्र में उतरने वाली सेना की संख्या 1 लाख बताई जाती थी तथा जिसके पास अपने अमीरों के हथियारों से मिलाकर लगभग 1 सशक्त हाथी थे। शत्रु भयंकर था, परंतु बाबर के हृदय में कोई भय नहीं था, क्योंकि अपने भारत विजय का निश्चित कर लिया था। इसलिए वह आगे बढ़ा हुआ सरहिंद तथा अंबाला होता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ा। उधर इब्राहिम लोधी अपनी सेना लेकर पानीपत के मैदान में आ डटा था। बाबर अपने शत्रु के चतुराई से मारना चाहता था, इसलिए उसने वैज्ञानिक युद्ध योजना का आश्रय भी लिया। बाबर इब्राहिम लोधी के सामने एक लंबी युद्ध पंक्ति प्रस्तुत करना चाहता था, परंतु इस लंबी पंक्ति का दायां, मध्य तथा बायां पक्ष दृढ़ होना चाहिए। संकट में बाबर का दिमाग अधिक तीव्र हो जाता था।
ग्रामीण क्षेत्र की ओर खोज करके 700 बैलगाड़ी ढूंढ निकाली गई। इन बैलगाड़ियों को एक लंबी पंक्ति में खड़ा कर दिया गया और उन्हें चमड़े की रस्सियों से बांध दिया गया। धनुषधारियों तथा तोपचियों की रक्षा के लिए अस्थायी मोर्चे बनाए गए। प्रत्येक बैलगाड़ी के पीछे 6 या 7 ऐसे मोर्चे की व्यवस्था की गई थी। यह सारी व्यवस्था सेना के उस भाग के लिए की गई जहां उस्ताद अली और मुस्तैफ जैसे योग्य तोपचियों ने अपना कमाल दिखाया था। सभी तैयारियां पूर्ण होने के बाबर 2 पड़ाव आगे बढ़ा और 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को वह पानीपत के मैदान में आ डटा। उसके दायां पक्ष भी को पानीपत के नगर के आश्रय मिला। बायां पक्ष दृढ़ के लिए उसे खाई खोदी और इस खाई के वृक्ष काट कर भर दिया गया। मध्य भाग में बैलगाड़ी तथा मोर्चे से मजबूत बनाया गया। बैलगाड़ी लगातार नहीं खड़ी थी बल्कि थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़ी की गई थी। इस खाली जगह से 50 या 100 घुड़सवार एक साथ निकल सकते थे। बैलगाड़ी के पीछे बाबर की सेना बड़े व्यवस्थित ढंग से ठहरी थी। सेना को 3 भागों में बांटकर खड़ा कर दिया गया था। दाईं तथा बाईं ओर सेना के मुख्य भाग खड़े थे। मुख्य दाएं पक्ष नेतृत्व हुमायूं तथा मुख्य बाएं पक्ष के नेतृत्व मेहंदी ख्वाजा कर रहे थे। दाईं तथा बाईं सैनिकी पंक्ति के पीछे तुलगुगामा दलों की व्यवस्था की गई थी। शत्रु को तुलगुगामा दल दिखाई नहीं देते थे। बीच में खड़ी सेना भी दाएं दल तथा बाएं दल में बटी हुई थी। इसके अतिरिक्त सेना में सुरक्षा दल भी था जो समय पड़ने पर किसी भी कमजोर दल का सहायता पहुंचा सकता था। फिर हुआ युद्ध का आरंभ। कहते हैं 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक दोनों पक्षों की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी रही। बाबर चाहता था कि इब्राहिम लोदी आक्रमण के पहल करें। इसके लिए उसने इब्राहिम लोदी को उकसाने का प्रयास भी किया। वो छोटे छोटे दल इब्राहिम लोदी के शिविर में भेजता था। इन दोनों दलों के सैनिक तीर चलाते परंतु इससे पहले ही उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती। वे भागकर अपनी सेना से आ मिलते। इतना होने पर भी अफगान टल से मस न हुआ। आखिरकार 19 अप्रैल की रात को बाबर ने अपने कुछ सैनिक इब्राहिम लोदी के शिविर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। यह आक्रमण असफल रहा। बाबर को इससे कोई क्षति नहीं पहुंची परंतु इसे इब्राहिम लोदी का साहस बढ़ गया। उसने बाबर पर आक्रमण करने का निश्चय किया और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को सुबह इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना की ओर बढ़ने लगी। बाबर की सेना जो थी इसके लिए तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने शस्त्र धारण कर लिए और अपने अपने स्थान पर डट गए। बाबर ने भांप लिया था कि शत्रु उसके दाएं पक्ष पर प्रहार करेगा परंतु जो ही लोधी के सैनिक ने बाबर के सैनिक मोर्चे को देखा वह ठिठक गया। उसकी सेना की संख्या अधिक थी इसलिए आगे वाले सैनिक यदि रुकना भी चाहे तो रुक नहीं सकते थे क्योंकि पीछे वाले सैनिक उन्हें आगे धकेल रहे थे। शत्रु के सैनिक असुविधाओं में थे। बाबर ने इसे पूरा लाभ उठाया। उसने तुरंत 2 काम किए। प्रथम उसने अपनी सुरक्षा दल को दाएं पक्ष सहायता के लिए आगे भेज दिया और दूसरे उसने छापामार दलों को घूमकर शत्रु के पीछे से घेरने का आदेश दिया। बाबर के दाएं और बाएं पक्ष आगे बढ़े और साथ ही तोपचियों जिनके नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा कर रहे थे तोपियों को धुआंधार गोले की वर्षा आरंभ कर दी। भारी युद्ध आरंभ हो गया। बाबर ने तुरंत अपनी मध्य खड़ी सेनाओं के आदेश जारी किए। मध्य भाग बाएं पक्ष के मुख्य भाग जो की सहायता के लिए आदेश दिया गया और मध्य भाग के दाएं पक्ष के शत्रु की अंतिम पंक्ति पर आक्रमण करने का आदेश मिला। इब्राहिम लोदी के सैनिक चारों दिशाओं में घिर गए। उनके पास इतना स्थान भी नहीं था कि वे अपने शत्रु का प्रयोग कर सके। उसके निशाने बेकार जा रहे थे। इसी भीड़ पर उस्ताद अली तथा मुस्तफा ने मृत्यु वर्षा आरंभ कर दी। इब्राहिम के सिपाही आपस में गुत्थे पड़े थे। वे न आगे बढ़ सकते थे और न पीछे हट सकते थे। कत्लेआम जारी था। लाशों की ढेर लगने लग गई थी। इब्राहिम लोदी युद्ध के अंत में हजारों लाशों के मध्य मृतक पाया गया। उसके 20,000 से भी अधिक सैनिक मारे गए थे। ग्वालियर का राजा विक्रमादित्य भी युद्ध में काम आया। युद्ध 6 बजे से आरंभ हुआ और दोपहर होते होते समाप्त हो गया। इस प्रकार केवल आधे ही घंटे में बाबर के एक शानदार विजय प्राप्त हुआ। अपनी इस विजय का वर्णन करते हुए बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा की दया और दयालुता से दिल्ली की शक्तिशाली सेनाओं का आधे ही घंटे में राख कर दिया गया। उसके बाद था बाबर की सफलता के कारण। पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर की सफलता के कोई कारण थे। पहला कारण तो यही माना जाता है कि बाबर की सैनिक योग्यता।
ए मिलिट्री एबिलिटी ऑफ बाबर। बाबर अद्वितीय सैनिक योग्यता का स्वामी था। उसने अपने पूर्वजों के सैनिक गुण तो अपना ही थे, साथ में मध्य एशिया के अन्य जातीय गुणों को भी ग्रहण किया हुआ था। उसने मंगोल, तुर्कों और ईरानियों से अनेक संघर्ष किए थे। अंततः उसने ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ जो उसकी भावी जीवन में वरदान सिद्ध हुआ। पानीपत के युद्ध में उसने अपने सारे सैनिक गुणों का प्रयोग किया और उसने अपने सैनिक के युद्ध के लिए प्रेरित और उत्साह भी किया। शत्रु की शक्ति तथा योजना का पता लगाया और उसे उचित समय पर युद्ध लड़ने के लिए उत्तेजित भी किया। इस प्रकार बाबर की सैनिक योग्यता उसे सफलता के द्वार पर ले आई। इब्राहिम लोदी की सैनिक अयोग्यता। जहां बाबर की योग्यता ने बाबर की सफलता का द्वार दिखाया, वहीं इब्राहिम की अयोग्यता ने बाबर के कार्य को और भी सरल बना दिया। वह 1,00,000 सेना लेकर अवश्य आया था, परंतु वह असफलतापूर्वक सेना के युद्ध में झोंक सका। वह न तो बाबर की युद्ध चालों को समझ सका और न ही उसे अपने सैनिक की घबराहट की जानकारी हो सकी। बाबर ने स्वयं इस बात को लिखा था कि वो एक अनुभवहीन असाधारण शासक था। वह अपनी सभी चेष्टा के प्रति असावधान था, बिना किसी योजना के कुछ कर देता था और बिना सोचे समझे पीछे हट जाता था, अतः पराभ डाल देता था। वह बिना दुर्दशा के युद्ध में कूद पड़ता था। तो ये तो बात बिल्कुल ही बाबर ने सही कहा था। इब्राहिम लोदी की अयोग्यता का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने बाबर को 7 दिन तक सैनिक तैयारी करने दी। एक योग्य सेनानायक 7 दिन तो क्या 7 मिनट भी बाबर को न देता और संभालने से पहले ही उसे काबुल की राह दिखा देता। तो ये सब जो था अयोग्यता का ही निशानी था। इब्राहिम लोदी की अकुशल गुप्तचर व्यवस्था। कहते हैं कि किसी भी युद्ध में गुप्तचर विभाग का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आप गुप्तचर कर लेते हो, किसी के बारे में जान जाते हो, तो युद्ध तो आप चंद सेकंडों में ही जीत जाओगे। इब्राहिम लोदी अपनी जो है ढील मूल नीति और प्रशासनिक कमियों के कारण अपनी गुप्तचर व्यवस्था को सुसंगठित तथा व्यवहार कुशल नहीं बना पाया। परिणाम स्वरूप वह बाबर की सैन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त न कर सका। यदि उसे समय रहते बाबर की व्यूह रचना और तुलगामा प्रणाली का पता चल जाता तो वह अपने सैन्य संचालन में सतर्क रहता तथा बाबर की रसद को काटने की व्यवस्था करके अपनी योजना को विफल करने का प्रयास करता। उसके बाद इब्राहिम लोदी की अप्रियता। कहते हैं सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने सरदारों में अप्रिय हो चुका था। उसने अलाम खां तथा दौलत खां जैसे सरदारों को रुष्ट कर दिया था। हिंदुस्तान में उस समय योद्धाओं की कमी नहीं थी, परंतु ये योद्धा घमंडी इब्राहिम का साथ देने के लिए किसी तरह भी तैयार नहीं थे। इसके विपरीत अनेक अफगानों ने बाबर को सहायता प्रदान की। यदि इब्राहिम में अपने पूर्वजों जैसे गुण होते तो भी अफगान एक जान होकर बाबर का सामना करते। ठीक है, तब राणा संगा भी उसी का हाथ देता, परंतु इब्राहिम के हठी स्वभाव के कारण भारत के राजाओं तथा सरदारों ने मिलकर बाबर का सामना न किया और इस तरह इब्राहिम लोदी के पराजय और बाबर की सफलता निश्चित हो गई। उसके बाद था बाबर की वैज्ञानिक युद्ध योजना। बाबर की युद्ध योजना वास्तव में उसकी विजय का एकमात्र कारण था। बाबर का बैलगाड़ी के पीछे सेना का संगठित करना और उसे विभिन्न पक्षों में बांटना उसके लिए बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हुआ। तुलगामा विधि के कारण उसकी छाप मारा सैनिक ने शत्रुओं के पीछे से घेर लिया और इस प्रकार आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं में बाबर का पलड़ा भारी हो गया और युद्ध में उसे सफलता मिली। उसके पश्चात इब्राहिम की सेना में अनुशासन की कमी। इब्राहिम लोदी के लगभग 1,00,000 सैनिक लेकर लड़ने आया था। इन सिपाहियों को न तो सैनिक अनुशासन थी, ठीक है, और न ही किसी तरह का जो है उसके पास कुशलता थी। सिर्फ जो है उसकी सेना एक भीड़ बनाकर रह गई, यानी उस सेना सिर्फ भीड़ बनाया था और कुछ भी नहीं थी। सैनिक एक दूसरे से भिड़ने लगे। बाबर की सेना ने चारों ओर से उन पर बाणों की बौछार को आरंभ कर दी। उसके लिए आगे बढ़ना और पीछे हटना बहुत कठिन हो गया, तो वे अपने शत्रु की भी प्रयास न कर सकते, यानी वो बचने के साथ साथ वो अपना जीवन भी बचाने की कोशिश नहीं कर सके। ऐसा दशा में बाबर की विजय स्वाभाविक ही बात थी। बाबर की जो है सतर्कता, यानी काफ़ी जो है अलर्टनेस, बाबर का सतर्कता रहना भी उसकी विजय का कारण बना। लड़ाई में वो अपनी सेना के मध्य खड़ा रहा। उसने अपनी तथा शत्रु के सेनाओं की सभी चालों पर पूरी नज़र रखी। जब शत्रु ने उसके दाएं पक्ष पर आक्रमण किया तो उसने अपनी सुरक्षा सेना के दाईं ओर से भेज दिया। जब उसे शत्रु की सेनाओं की घबराहट में देखा तो उसने तुगलकामा दल के शत्रु के पीछे की ओर घेरने का आदेश दिया। यह भी बाबर की चतुराई का कमाल था कि उसने दाएं और बाएं पक्ष के आगे बढ़ाने का आदेश दिया। जब उसने अपने बाएं पक्ष को निर्बल देखा तो उसने मध्य पक्ष के उसकी सहायता के लिए भेज दिया। इब्राहिम लोदी की सेना स्वयं में
बाबर के घेरे में नहीं फंसी थी, बल्कि बाबर ने उसे स्वयं समाधान रहकर फंसाया था। इस तरह बाबर का समाधान रहना उसकी जो है सफलता का कारण भी बना। कहते हैं कोई भी युद्ध में जो है राजा को सावधान रहना ही उसके विजय का कारण भी बनता है। तोप खाने का प्रयोग, यूज ऑफ द अल्टरनेटिव आर्टिलरी। बाबर की सफलता का मुख्य कारण तोपखाने का प्रयोग भी बताया जाता है। बाबर के पास अच्छी तोपखाना तथा तोपची थी। उसने उस्ताद अली तथा मुस्तफा जैसे श्रेष्ठ एवं योग्य तोपचाइयों को बड़ा ही सक्रिय योगदान प्राप्त किया। जब इब्राहिम लोदी के सिपाही भीड़ के रूप में एकत्र हो गए तो इन्हीं तोपचियों ने उन पर मृत्यु की वर्षा कर दी। गोले बरस रहे थे और लाशों के ढेर लग रहे थे। ऐसा समय में युद्ध लड़ने की कौन सोच सकता है। देखते ही देखते पानीपत के मैदान में लाशों की ढेर लग गई और इस सबका एक ही परिणाम निकला, वह था कि इब्राहिम के सिपाही मैदान से भाग खड़े हुए। इब्राहिम पराजित हुआ और बाबर की विजय हुई। रसूल विलियम ने ठीक ही कहा था कि यदि सब कारणों से अधिक किसी एक कारण से बाबर भारत में विजयी रहा तो वह था उसका शक्तिशाली तोपखाना ही था। उसके बाद था पानीपत की लड़ाई के परिणाम तथा महत्व। देखिए, पानीपत की लड़ाई का बाबर के जीवन में वही महत्व था जो तराई के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी के जीवन में था। तराई के दूसरे युद्ध में गौरी को दिल्ली का स्वामी बनाया था और जो है 334 वर्ष पश्चात पानीपत के युद्ध ने दिल्ली राज्य के बाबर को अर्पित किया। सच तो यह है कि पानीपत का युद्ध भारत के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात भी हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण लोधी वंश का अंत हुआ। इसकी कब्र पर एक नवीन साम्राज्य उभरा जो मुगल साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब भी लोधी वंश के अनेक सदस्य विद्यमान थे, परंतु पानीपत की पराजय के पश्चात उनका भारत के मानचित्र पर उभरना कठिन नहीं बल्कि असंभव हो गया। पानीपत के युद्ध के परिणाम स्वरूप बाबर दिल्ली तथा आगरा का स्वामी बन गया। दोनों स्थान उसकी सैनिक गतिविधियों का आधारशिला बने। पानीपत की विजय के पश्चात पहले ही शांति व काबुल वापस नहीं गया, बल्कि दिल्ली तथा आगरे से ही उसने अपनी सैनिक गतिविधियां संचालन किया। पानीपत के विजय के परिणाम से बाबर के हाथ अपार धनराशि लगी। उसे विश्व विख्यात कहनूर हीरा भी प्राप्त हुआ। कहते हैं पानीपत के युद्ध के कारण मुगल साम्राज्य युद्ध अश्वभावी हो गया। दिल्ली पर राणा सागर ने आंख लगा रखी थी, परंतु जब दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया तो राणा सागा के सपने मिट्टी में मिल गए और उसने बाबर से लोहा लेने के लिए अपनी सैनिक गतिविधियां तीव्र कर दी। आखिर कन्हा के क्षेत्र में दोनों का युद्ध होकर रहा। पानीपत की विजय के पश्चात भारत में तोपखाने का प्रयोग बढ़ा। इसके साथ साथ भारतीयों की युद्ध विधि में भी परिवर्तन आया। पानीपत में हुए भयंकर युद्ध के कारण उस युद्ध का ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया। यहाँ तक कि लोग ने इस रणभूमि में इतना भयभीत हो रहने लगे कि सूर्यास्त के पश्चात कोई भी व्यक्ति उस मार्ग से गुजरने का साहस नहीं कर सकता था। आगे चलकर यह युद्ध क्षेत्र वास्तव में ही एक इतिहास का निर्णायक युद्ध क्षेत्र बन गया और इस मैदान में भारत के भाग्य को बदलने वाले दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। सच तो यह है कि पानीपत का युद्ध बाबर के लिए वरदान भी सिद्ध हुआ और लोधी वंश का अंत हुआ। मुगल वंश का उत्थान हुआ और बाबर के हाथ काफ़ी धन दौलत लगा। उसने भारत विजय का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसकी सैनिक गतिविधियां का केंद्र अब काबुल की बजाय आगरा बन गया। भारत को एक ऐसा राजवंश मिला जिसने भारत पर 200 वर्ष तक अधिकार समय तक शासन किया। इसमें डॉक्टर R.P. त्रिपाठी ने साफ शब्दों में कहा था कि पानीपत की विजय के महान मुगल वंश की स्थापना की जो अपने वैभव, शक्ति एवं संस्कृति में मुस्लिम जगत में सबसे महान तथा जिसकी तुलना रोमन साम्राज्य में भी की जा सकती है। तो ये जो था दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई जो थी लड़ी गई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। जो काबुल जाता था बाबर अब काबुल जाना छोड़ दिया और उसने क्या किया, आगरा में ही अपना जीवन व्यतीत करने लग गया और यहाँ से ही सारे सैनिक गतिविधियाँ स्टार्ट कर दी। कह सकते हो कि बाबर के जीवन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। क्यों? क्योंकि उसने पहले शुरू से ही जो है अपना जीवन कभी सिंहासन बैठता था तो कभी जो है वो जंगलों में भटकता था। और उसके बाद जब इसने भारत पर आक्रमण करके जो पानीपत की पहली लड़ाई में जो है दिल्ली जीता, उसके बाद वो सदैव के लिए भारत के निवासी बन के रह गया और इसके पूर्वजों ने 200 साल तक भारत पर जो है राज्य किया। इसी के साथ जो है हमारा जो है बाबर की जीवन काल की जो है पहली जो है पानीपत की लड़ाई ख़त्म हो रही है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप
वीडियो को पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आप ये सोचते होंगे कि चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे क्या मिलेगा। दोस्तों आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि ये जो है त्रिपान स्टडी सेंटर 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास 12th ठीक है CBSE को कवर करता है। साथ में जो है NIOS बोर्ड और जो है आपका +2 और +1 करता है NIOS बोर्ड, और पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं जो है सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 को कवर करता है। इसलिए सब्सक्राइब करना आपके हित में है। आने वाला समय में जो है होगा ये जो है जो यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड को भी कवर करेगा, इसलिए त्रिपान को अभी सब्सक्राइब कीजिए, सोचिए मत। आपने जो त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। अगर आप भी त्रिपान स्टडी सेंटर को धन्यवाद करना चाहते हो तो आपके मोबाइल में जो रेड सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है उसको सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इसी से आपका भलाई भी होगा और नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचेगा। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना और इसी तरह त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ लगे रहना और अच्छे से अच्छे ज्ञान प्राप्त करना। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।